हेलो खमागणी बोंजू, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे लाए हैं, सेक्शन 6। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, एक्सेप्शंस क्या है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसे स्किप ना करें, पूरा देखें। और आप सब मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी, और इन सब चीज़ों से मैं बहुत इंस्पायर भी होती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 6 के बारे में। टीपी का सेक्शन 6 हमें कहता है कि एज अ जनरल रूल प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड। प्रॉपर्टी या तो मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, वो ट्रांसफ़र हो सकती है एज अ जनरल रूल। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है कि जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो सेक्शन 6 हमें यही बताता है कि कुछ 10 तरह की प्रॉपर्टीज़ है जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 6 हमें कहता है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट है स्पेस सक्सेशनिस्ट, मीन्स expectation of succession. It means expectation of succession is expecting or having a chance of getting a property through succession. इसका मतलब होता है कि just a possibility of getting certain property in future. अब सेक्शन 6 का फर्स्ट हमें क्लॉज कहता है स्पेस सक्सेशन के बारे में, जिसका मीन्स है एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन। मतलब आपको कोई उम्मीद रखना, कोई उम्मीद करना कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ए और बी है। ए जो एक फादर है, बहुत एज हो चुकी है, अबव 80s है, बीमार भी रहता है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसने अभी तक अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दी नहीं है। बी जो उसका बेटा है ए का, वो ये जानते हुए कि भाई ए यानी मेरे फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलने वाली है, मैं इकलौता वारिस हूँ, तो वो क्या करता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो ए की अभी तक ए की है वो उसको ट्रांसफ़र कर लेता है। तो क्या ये ट्रांसफ़र वैलिड होगा? नहीं, ये ट्रांसफ़र इनवैलिड है, क्योंकि अभी जो बी की जो करंट पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी जो उसके बाप की प्रॉपर्टी है, जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है, वो उसको सक्सीड करेगा, मतलब उसको मिलेगी। लेकिन कब? इन फ्यूचर, जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी बिल के थ्रू उसके नाम ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन अभी तक तो वो उसका ओनर नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था ना कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कि जब तक फ्यूचर प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है और जब तक उसके ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है, तो कैसे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो क्लॉज फर्स्ट हमें यही बताता है। अब क्लॉज सेकंड हमें कहता है मेयर राइट ऑफ री एंट्री, मीन्स राइट टू रिज्यूम पोजेशन, वेयर अ पर्सन गिव्स द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू अनदर फॉर सर्टेन पीरियड एंड इज आफ्टरवर्ड इंटाइटल्ड टू गेट इट बैक। मतलब कोई इंसान जब अपनी प्रॉपर्टी किसी को कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए देता है तो वापस वो उस प्रॉपर्टी को लेने का अधिकार रखता है, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ री एंट्री। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ए ने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको लीज दी 3 साल के लिए, इस कंडीशन के साथ कोई भी मतलब कोई मकान ही किराए पे दिया समझ लीजिए, इस कंडीशन के साथ कि वो उसको सबलेट नहीं करेगा, मतलब आगे किसी को किराए पे नहीं देगा। लेकिन बी जो ए का किराएदार है उसने सी को भी वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, मतलब सबलेट कर दिया। तो उसकी कंडीशन जो ए जो लैंडलॉर्ड था उसकी कंडीशन बी ने ब्रीच की, तो अब उसका राइट है वो री एंट्री उस प्रॉपर्टी पे कर सकता है, क्योंकि उसने इस कंडीशन के साथ उसको दी थी। तो ये राइट ऑफ री एंट्री है जो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अब इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ए जो है वो अपना घर किसी को किराए पे देता है 5 साल के लिए, और यही कंडीशन रखता है कि भाई
मेरी जो लैंड है, मेरा जो घर बना हुआ, मेरी जो लैंड मैंने तेरे को लीज पे दी है, वो तू उस लैंड पे कभी भी कोई कुआं नहीं खोदेगा। लेकिन बी जो है वो उसकी प्रॉमिस ब्रेक करके उस लैंड पे कुआं खोद देता है। अब ए जो है, जो उस लैंड का ओनर है, वो क्या करता है, सी को कहता है कि वो उस लैंड की पोजीशन ले ले बी से। इट मीन्स ए अपना राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर करता है। सी कैन टेक पोजीशन? C cannot take possession because A has transferred his right of re-entry। तो इसमें ये जो re-entry का कंसेप्ट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब जैसे इसमें यही एग्जांपल आपको समझ में आया कि उसमें वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसका राइट है उस प्रॉपर्टी पे, तो वो सी को नहीं कह सकता कि मेरी जगह तू उससे उसकी प्रॉपर्टी की पोजीशन ले। क्यों? क्योंकि वो ओनर है, उसका ओनरशिप है, तो उसी के पास ही अधिकार है री एंट्री का। अब सेकंड क्लॉज तो क्लियर हो गया। सी क्लॉज कहता है ईजमेंट। ईजमेंट आपने पहले भी, ईजमेंट एक एक्ट भी है, वो पढ़ा भी होगा। ईजमेंट होता है सुखाधिकार। ईजमेंट का मतलब होता है इट इज अ राइट विच एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ ए लैंड एंड इट इज एक्सरसाइज्ड अपॉन द लैंड ऑफ अनदर पर्सन। मतलब ये जो राइट है, जो आप किसी भी लैंड की एंजॉयमेंट के लिए मिलते हैं, जैसे आप मकान बनाते हैं तो आप खिड़की खोलने का आपका जो अधिकार है, एयर का जो आपका अधिकार है, रास्ते, घर के बाहर जाने का रास्ते पे जो आपका ईजमेंट है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए जो है वो एक घर का मालिक है, ओनर ऑफ हाउस है, उसका राइट ऑफ वे है, मतलब जाने का रास्ता है, जो उसके घर के सामने से जो रास्ता जाता है, उसके घर से निकलने का जो रास्ता है, वो बी के द्वारा ही जाता है। बी की प्रॉपर्टी जो उससे होके ही वो मेन रोड पे पहुंच सकता है। तो ए का हाउस जो है वो डोमिनेंट हेरिटेज है और बी का है सर्वेंट हेरिटेज। तो ए का राइट ऑफ वे जो है, ए का जाने का रास्ता जो है वो ईजमेंट्री राइट है। तो ये जो राइट है वो इसको ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे अब आप कहो, इसको अपन एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं कहूँ कि भाई इस प्रॉपर्टी को तो मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन जो मेरे पास में जाने का रास्ता है वो बेच लूँगा। नहीं, जब आप ईजमेंट क्या होता है, जब भी आप किसी कोई प्रॉपर्टी के साथ ईजमेंट राइट अटैच है, तो जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके साथ साथ ईजमेंट राइट भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्लॉज सी बहुत इजी है कि ईजमेंट राइट जो है, राइट टू ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। राइट ऑफ वे, लाइट, वाटर, ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अब क्लॉज डी कहता है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट मीन्स an interest in property which is restricted in its enjoyment to the owner which personally has been made non transferable। जैसे रिलीजियस ऑफिसेज है, पुजारी हो गया, महंत हो गया, इन सब के रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं। वो उस ऑफिस को, मतलब पुजारी वो इसीलिए हैं क्योंकि उनके बेसिस ऑफ देयर पर्सनल क्वालिफिकेशन, खुद के पर्सनल क्वालिफिकेशन पे ही वो किसी पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब है क्लॉज डबल डी, वो हमें कहता है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। मीन्स आप अपना जो मेंटेनेंस का राइट है उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। व्हेन अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस अलाउंस, इट इज़ हिज पर्सनल राइट। मतलब मेंटेनेंस अलाउंसेस जो है, आपको कोई मेंटेनेंस का अधिकार जो है वो आपका पर्सनल राइट है, उसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये नहीं कि भाई मेरे को मेंटेनेंस मिल रहा है तो कि मेरे को मेंटेनेंस ना दे के मेरे किसी पड़ोसी को मेंटेनेंस दे दो, नहीं, ये आपका पर्सनल राइट है, तो ये भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब आता है दूसरा क्लॉज ई, वो कहता है मेयर राइट टू सू। सू मतलब आप किसी पे केस कर सकें। अब राइट टू सू आप किसी सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए करते हैं, एक्शनेबल क्लेम है, तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। आपने
कहा कि भाई किसी के भी आप ऊपर केस कर रहे हैं सर्टेन सम ऑफ मनी के, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए, तो एक तरह से एक्शनेबल क्लेम हो गया, तो उस टाइम वो जो राइट है वो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर मनी अनसर्टेन है, आपको डिसाइडेड नहीं है, कंपनसेशन के लिए कर रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अनसर्टेन मनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया लेकिन आपका डैमेजेस का अनसर्टेन मनी है, वो डिपेंड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि वो कितना आपको कंपनसेट करते हैं, तब इस केस में आपका जो राइट टू सू है वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी में, ए ने एग्री किया कि वो कुछ सर्टेन गुड जो है बी को ट्रांसफ़र करेगा 1 महीने के अंदर, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ए अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सकता है। अब क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन में डिले हुआ ए के द्वारा, तो बी को बहुत लॉस हुआ मार्केट में। अब बी ने जब उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो बी ने उसको डैमेजेस के लिए क्लेम किया कि भाई तुमने मेरा नुकसान किया है तो अब तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अब बी जिसको ये राइट है डैमेज लेने का, वो अपना राइट सी को ट्रांसफ़र कर देता है। क्या ये राइट वैलिड है? नहीं, ये राइट वैलिड नहीं है, क्योंकि ही डजंट हैव राइट टू ट्रांसफ़र मेयर राइट टू सू व्हेन अमाउंट ऑफ मनी इज अनसर्टेन। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पब्लिक ऑफिसर्स एंड सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। अब पब्लिक ऑफिस और सैलरीज जो होती है पब्लिक ऑफिसर्स की, क्या वो ट्रांसफ़र हो सकती है? नहीं, दे ऑल्सो कांट बी ट्रांसफर्ड। क्योंकि अब जब भी आप कोई पोस्ट हेल्ड करते हैं, आपने पोस्ट होल्ड कर रखी है, तो आपके पर्सनल क्वालिफिकेशन पे मिली है और आपको सैलरी मिल रही है। सैलरी आप किसी पर्टिकुलर ड्यूटी को कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग योर पब्लिक ड्यूटी, दैट्स व्हाई यू गेटिंग सैलरी फॉर इट। तो उस चीज़ को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज राइट टू होल्ड एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच अ पर्सन डिराइव सर्टेन गेन is his beneficial interest. So person is entitled to hold, if a person is entitled to hold any office because of his personal qualification, उसकी खुद की personal qualification की वजह से वो किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो वो उस ऑफिस को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और अपने जो राइट है, सैलरीज है, अपना जो पब्लिक ऑफिसर्स को जो सैलरीज मिल रही है उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। अब क्लॉज जी हमें कहता है पेंशन्स एंड स्टिपेंड्स। अब पेंशन्स अलाउंसेस जो होती है मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स वगैरह में, वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्लॉज एच हमें कहता है व्हेन अ ट्रांसफ़र अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें 3 क्लॉजेस दे रखे हैं, वो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि जब ट्रांसफ़र जो है वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट के अपोज्ड हो। कैसे? अब जैसे कुछ राइट्स है आपके, एयर, लाइट, स्पेस, सी, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने नेचुरल फॉर्म में है, ये किसी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हवा आपकी खुद की नहीं है, सूर्य की रोशनी आपकी खुद की नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ये एक गॉड का क्रिएशन है, ये सबके लिए है ना। तो आप जैसे हम एग्जाम्पल के तो समझ सकते हैं इसको कि ए जो है एक पीस ऑफ लैंड का ओनर है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसका वो मालिक है। वो अपनी 100 स्क्वायर मीटर अपने कि मेरे इस 100 स्क्वायर मीटर में जो लाइट आती है, एयर जो आता है, जो स्पेस है, उसको वो सेल नहीं कर सकता विदाउट सेलिंग हिज लैंड। ये नहीं कि भाई आपके पास एक पर्टिकुलर ज़मीन का टुकड़ा है, आप उसमें से छोटा सा टुकड़ा कहे कि इस एरिया में जो लाइट आ रही है, जो हवा है, स्पेस है, वो मैं बेच दूँ बिना पूरी ज़मीन बेचे हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका खुद का नहीं है। लाइट आपकी खुद की ओन प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर सूर्य की रोशनी आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, एयर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप पूरा एरिया बेचते हैं, पूरी लैंड बेचते हैं, तो फिर आप बेच सकते हैं। यूँ नहीं कि उसमें से कि पर्टिकुलर एरिया निकाल के कि इसमें जो लैंड, इसमें जो एयर आ रही है वो मैं बेच देता हूँ, नहीं। जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है उससे ट्रांसफ़र अपोज्ड नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है।
सेकंड इसमें कहता है कि जब कोई भी ट्रांसफ़र ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो। हम सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फॉरबिडन बाय लॉ है, अनलॉफुल है, अपोज्ड है मॉरल ड्यूटी के, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। वैसे ऐसी ही चीज़ें जब आप ऐसा कुछ किसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो फिर लॉ के द्वारा उसको फॉरबिडन किया गया है तो फिर उस ट्रांसफ़र को वैलिड नहीं माना जाएगा, तो ट्रांसफ़र सही नहीं माना जाएगा। अब दूसरा है कि अगर ट्रांसफ़र इज़ मेड टू अ पर्सन हु इज़ लीगली क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरी हमने पढ़ा था कि एनी लिविंग पर्सन जो है, जो एग्जिस्टेंस में है, वो ही ट्रांसफरी हो सकता है। ट्रांसफरी की कॉम्पिटेंसी हमने पढ़ी थी कि वो लिविंग पर्सन होना चाहिए और एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। लेकिन जो ट्रांसफरी जो है अगर लीगली डिसक्वालिफाइड है तो वो ट्रांसफरी नहीं बन सकता। जैसे जजेस है, लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ऑफिसर्स कोर्ट ऑफ जस्टिस से कनेक्टेड है, वो इनकम्पिटेंट ट्रांसफरी होंगे अगर उनको एक्शनेबल क्लेम से डील करते हैं। अगर जजेस वगैरह, जजेस हो गए, लीगल प्रैक्टिशनर्स हो गए, अगर उनको पर्टिकुलर जो भी केस चल रहा है उसमें खुद का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो वो फिर कैसे फेयर जजमेंट देंगे। तो वो ऐसा कुछ भी ट्रांसफ़र, ऐसे कुछ भी उनको ट्रांसफरी नहीं माना गया है, उनको डिसक्वालिफाइड ट्रांसफरी कंसिडर किया गया है। अब क्लॉज आई कहता है अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, कि जो एज अ जनरल रूल तो हमारा यही होता है कि ऑक्यूपेंसी राइट जो है और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ के हैं वो ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट हैं, लेकिन एक्सेप्शन है जनरल रूल का। क्यों? कि जो टेनेंट जो है उसका अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है, वो अपना राइट जो है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वैसे ही एक फार्मर जो है of an estate in respect of which default has been made in paying revenue is also not authorized to assign his interest. लेसी जो है स्टेट का वो भी प्रोहिबिटेड है टू असाइन हिज इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सारे एक्सेप्शंस हमने पढ़े कि एज अ जनरल रूल तो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन सेक्शन 6 हमें यही बताता है कि कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी है जो ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि मोस्टली जब भी आप टीपी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे आपको ये पता रहता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये सेक्शन समझाने की, और अगर आपको समझ में आया, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। थैंक यू।